हम्म। चलो, तो पिछले क्लास में बोला था कि मैं शुरू करूंगा, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ फोस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कवर हो गया था। नाइट्रोजन का मेनली 5 ऑक्साइड्स था, वो मैं आपको बता दिया। हम लोग फोस्फोरस के कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे थे, लास्टली फोस्फिन्स के बारे में डिस्कस किया, फोस्फिन के बारे में डिस्कस किया। फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था होल्म्स सिग्नल, होल्म्स होल्म्स सिग्नल्स, उसके बारे में डिस्कस किया। और आज मैं बोला था कि दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ, और उसके बाद मैंने आपको हाइलाइट्स ऑफ फोस्फोरस भी डिस्कस किया, PCl3 का प्रिपरेशन, PCl5 का प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज, ये सब डिस्कस किया था। ये भी बताया था कि PCl5 में 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स। और हम ये भी बताए थे कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, और रीजंस भी आपको मैं बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ फोस्फोरस। तो फोस्फोरस का मेनली आपको पता होना चाहिए, 2 ऑक्साइड्स होता है, एक P2, एक ऑक्साइड है दैट वन इज P2O3, और दूसरा ऑक्साइड है दैट वन इज P2O5। तो सबसे पहले हम P2O3 को ही शुरू करते हैं, P2O3 को। ये जो पहली पहली बात ये ध्यान रखना है, P2O3 हमेशा डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। ये P2O3 है, क्या क्या डायमेराइज करके P4O6 बना लिया। ये बात ये भी मैं बता चुका था कि P4O6 में फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +3 है, +3 है। छः ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और -2 चार्ज, 6 ऑक्सीजन मीन्स -12 चार्ज, और 4 फोस्फोरस है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो इट विल कम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ये पूछ दें आपसे कि P4O6 और P4O10 में, P4O10 में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो क्या बोलोगे बताओ? P4O6 P4O10 में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? सर P4O10। हाँ, बिल्कुल गुड। क्यों? व्हाट इज द रीजंस? सर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है और P4O10 में हाँ, +5 बिल्कुल है। बिल्कुल, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये भी यहाँ पर ये जो है ना, जैसे P2O3 डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह आपका P2O6 और P2O5 भी क्या करता है, अपने डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज P4O10। और ये बात ध्यान रखना है कि P4O10 इज मोर एसिडिक देन P4O6। फिर उसके बाद इसका प्रिपरेशन दिया गया है। हम जानते हैं कि व्हाइट फोस्फोरस जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हाइट फोस्फोरस को लिमिटेड ऑक्सीजन अगर सप्लाई करोगे तो P4O6 बन जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज करते हैं, प्योर ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं। प्योर ऑक्सीजन यूज करेंगे तो ऑक्सीजन में भी एक्सेस में हो जाएगा, और P4O6 बनने के बजाय P4O10 बन जाए। इसलिए ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई मेंटेन करने के लिए हमेशा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पास किया जाता है। चलो, उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी, ये कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड है, ध्यान रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन डिजॉल्विंग इन कोल्ड वाटर, जब हम कोल्ड वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फोस्फोरस एसिड बनता है। ये पता ही था कि जब भी किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर उसी का करस्पॉन्डिंग, उसी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनता है। तो ये कौन सा एसिड बना? हाइपोफोस्फोरस एसिड। इसको कौन सा एसिड बोलेंगे? हाइपोफोस्फोरस एसिड। सर ये तो फास्फोरस है। हाँ, हाइपो, क्या बोले? हाँ HCPO2 हाँ, होगा। H3, that one is phosphorus acid, not phosphoric acid, phosphorus acid। चलो, उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑन डिजॉल्विंग इन हॉट वाटर। ये जो पहले था ना, हम लोग कोल्ड वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, हॉट वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो हॉट वाटर में डिजॉल्व करने पर क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड बनता है, फोस्फोरिक एसिड बनता है, H3PO4 बनता है, क्या होता है ना, P4O10। जब हॉट वाटर लोगे ना, तो ये क्या होता है ना, ये जो ये जो बना था पहले, क्या हम जब कोल्ड वाटर दिए तो क्या बना था, फोस्फोरस एसिड बना था। ये फोस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैं आपको एक बात बताया था कि फोस्फोरस और नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट
विल ऑलवेज डिस्प्रपोर्शनेट। क्या याद है कि बताया था कि यहाँ पर देखो फॉस्फोरस +3 में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस, दैट वन इज -3 to +5। सो फॉस्फोरस इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा इसका टेंडेंसी, क्या होगा, इट विल गेट डिस्प्रपोर्शनेट। तो यही हॉट वाटर में क्या होता है, पहले तो H3PO3 बनता है और ये फर्दर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है क्या, H3PO4 और फोस्फीन्स में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। कैसे, यहाँ पर देखो नीचे रिएक्शन लिखा गया है, इसको समझो। पहले क्या है देखो, पहले हमने जब पहले हम ऐसा समझो कि कोल्ड वाटर में पहले बना होगा क्या, यही बना होगा H3PO3 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड, और हॉट वाटर होने के कारण ये क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है H3PO4 में और PS3 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और नेट रिएक्शंस आपका H3PO4 प्लस PS3। तो ये बात ध्यान रखना, कोल्ड वाटर होगा तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड, अगर हॉट वाटर होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेट होने के कारण ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फोस्फिन्स मिलेगा। फिर उसके बाद है रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन्स। तो देखो P4O6, अगर हम इसको ऑक्सीजन और सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P4O6 जो होगा फर्दर P4O10 में कन्वर्ट होगा बाई कंज्यूम, इट विल कंज्यूम ऑक्सीजन एंड इट विल गेट कन्वर्ट टू P4O10। इसमें तो कोई नया नहीं है। फिर डाई फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड, नेक्स्ट ऑक्साइड P4O10, तो ये क्या है, इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। ये P2O5 जो है ना, P2O5 डायमराइज कर जाता है P4O10 में, हमेशा डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्रिपरेशन क्या, यहाँ पर क्या करोगे, फोस्फोरस को सॉरी ऑक्सीजन को आप एक्सेस में लोगे। ऑक्सीजन को यहाँ पर पहले हम लिमिटेड ऑक्सीजन ले रहे थे, लिमिटेड ऑक्सीजन ले सप्लाई करने के लिए वी आर पासिंग मिक्सचर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इन दिस केस यू हैव टू सप्लाई एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा, P4O10 बन जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है, ये व्हाइट पाउडर है एंड इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, हीटिंग करते हैं तो ये सब्लिमेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ना, चाहे हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर, जैसे हमने आपको बताया कि अगर P4O6 है तो क्या होगा, अगर कोल्ड वाटर है तो H3PO3 बनेगा, अगर हॉट वाटर है तो H3PO3 फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है H3PO4 और प्लस PS3 में। बट ये इस केस में क्या होगा, अगर अगर चाहे आप हॉट वाटर या कोल्ड वाटर लो, ये क्या बनेगा, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना, यही जो पिछले क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताए थे, पिछले क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताए थे, ध्यान रखना। अगर आप लिमिटेड वाटर सप्लाई कर रहे हो, तो क्या बनेगा, पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। अगर आप एक्सेस में पानी दे दोगे तो क्या बन जाएगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड। बट अगर इफ यू आर सप्लाइंग वाटर इन लिमिटेड, तो क्या होगा, पहले ये जो आपका P4O10 है, वाटर के साथ रिएक्ट कर कर पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर पानी का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर कर इसको हम बोलते हैं पायरोफोस्फोरिक एसिड। पायरोफोस्फोरिक एसिड कैसे बनता था, याद करो, दो फोस्फोरिक एसिड को हम कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देते थे, देन पायरोफोस्फोरिक एसिड फॉर्म होता था और उसका फॉर्मूला होता था H4P2O7। ओके, तो पानी का पहले लिमिटेड सप्लाई किया तो मेटाफोस्फोरिक एसिड, पानी का थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया तो पायरोफोस्फोरिक एसिड, अगर पानी और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या होगा, फोस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये सीरीज होता है। बट इन जनरल आप ध्यान क्या रखोगे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फोस्फोरिक P4O10 का हाइड्रोलिसिस बताओ, तो आप क्या बनाओगे, H3PO4। अगर वो क्वेश्चंस में स्ट्रिक्टली पूछ रहा है कि अगर लिमिटेड वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो मेटाफोस्फोरिक एसिड या पायरोफोस्फोरिक एसिड ये सब भी बन सकता है। और ये भी तो बता चुका हूँ
ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब पानी निकालने का काम करता है, किसी भी सब्सटेंस से पानी कंज्यूम कर लेता है। एंड कन्वर्ट नाइट्रिक एसिड को क्या करता है, N2O5 में कन्वर्ट करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को SO3 में कन्वर्ट करता है। सेम वही काम, जैसे देखो P4O10। अब ये थोड़ा रिएक्शंस का टाइप, अगर मान लो कि एग्जाम में ये रिएक्शंस आपको आ गया तो अब कैसे सोचोगे? देखो ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, क्या एसिड बेस रिएक्शंस होगा क्या? ये दोनों में एसिड बेस रिएक्शंस होगा? दोनों एसिड है, नो सर। हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। अब क्या ये रिडॉक्स रिएक्शंस हो सकता है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन +5 में बैठा हुआ है, फास्फोरस भी अपना +5 में बैठा हुआ है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस का भी चांसेस नहीं है। कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस का भी चांसेस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो P4O10 है एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, सामने वाला से पानी खींचेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा इसका, और ये इससे जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं ये नाइट्रिक एसिड कैसे बना होगा, ये नाइट्रिक एसिड किससे बना होगा, N2O5 से बना होगा। N2O5 को जब पानी में डाले होंगे तभी जाकर नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो जब हम इससे पानी निकालेंगे तो क्या होगा, ये N2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, इसका पानी लेकर ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हम लिमिटेड सप्लाई किए, अगर एक्सेस में सप्लाई करते तो क्या बन जाता, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता। बट यहाँ पर अगर हम लिमिटेड सप्लाई किए हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ये समझ में आता है या नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। हाँ, उसके बाद इसी तरह देखो नेक्स्ट रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देखो सल्फ्यूरिक एसिड से भी वही काम करेगा। इससे क्या करेगा, पानी निकाल लेगा, और ये जब पानी निकाल लेगा तो क्या होगा, इसका एनहाइड्रस फॉर्म क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो SO3 को पानी में डालते थे तभी सल्फ्यूरिक एसिड बनता था। तो क्या होगा, इससे जब हम पानी निकाल लेंगे तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पानी लेकर मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बन सकता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बन सकता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी बन सकता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट हो तो आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लिमिटेड सप्लाई मेटाफॉस्फोरिक, थोड़ा सा पानी और ज्यादा किए तो पायरोफॉस्फोरिक, थोड़ा सा और पानी एक्सेस में कर दिए तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर तो मैं एक बार बताया भी था, तो इसको एक बार आप लुक ओवर कर ले, इसको एक बार लुक ओवर कर ले, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोले, मैं समझा दूंगा इसका स्ट्रक्चर। इससे जो क्वेश्चंस भी है इसको भी एक बार देख लिया। सर वो P4O10 में लोन पेयर 20 कैसे? लोन पेयर कैसे 20 होगा, इसको समझ लो। देखो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होगा, समझी? कितना ऑक्सीजन से बताओ, 10 ऑक्सीजन से, तो कितना लोन पेयर, 20 लोन पेयर। हर एक ऑक्सीजन के पास देखो ना, तो 2 लोन पेयर, हर एक ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर, समझ रही है? तो टोटल 10 ऑक्सीजन से तो कितना, लोन पेयर 20। इसमें देखो 6 ऑक्सीजन है, इसलिए लोन पेयर कितना, लोन पेयर 12। बट फास्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर है, फास्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर है, बट यहाँ पर फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर नहीं है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना लिया है, इसलिए यहाँ पर 16 और यहाँ पर 20। समझ में आ गया ये? यस सर। चलो यस सर। चलो ओके। तो ये भी P4O10 भी खत्म हो गया। अब ये ऑक्सी एसिड बोले थे पढ़ने के लिए, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, मैं समझा दूं आपको। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस पिछले क्लास बोले थे, पढ़े थे इसको, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ ये एक्सेप्शंस है। इन जनरल हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट H3PO4 शुड बी मोर एसिडिक, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, H3PO
टू का H3PO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका बेसिसिटी क्या है, इसका एन फैक्टर्स क्या है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करते हैं। ये सब आपको, इन तीनों फास्फोरस में से दो फास्फोरस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन कौन सा दो फास्फोरस बताओ? इन तीनों सीरीज में दो फास्फोरस ऐसे हैं जो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। सर वो H3PO2 एंड H3PO3। और इसका रीजन से बताओ कि व्हाई इट इज ए तो वेरी गुड डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पीएच बॉन्ड, डायरेक्ट पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, पीएच बॉन्ड होने के कारण नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विद फास्फोरस, डायरेक्टली लिंक्ड विद फास्फोरस, दैट इज नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। ये बताया गया है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है। ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सबसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इन जनरल ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बट ये फास्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसलिए नॉन एसिडिक होने के कारण ये बॉन्ड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये सामने वाला को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर देख लिए थे ना, ये स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर पूछा करते हैं बाबू ये एग्जाम में, इसका दोनों फॉर्म, ये ट्राइमेरिक फॉर्म और ये वाला क्या कौन सा फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म पूछा करते हैं। तो इसको एक बार देख लिए होंगे जरूर आप लोग। ये जो मेटाफॉस्फोरिक होता है, एसिड होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या करता है ये ट्राइमर, या तो ट्राइमर या पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्राइमर मतलब तीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, तो हर एक पर पी डबल बॉन्ड ओ एच बॉन्ड बना दो, पी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच बॉन्ड बना दो, और इन तीनों को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो, यही करना है आपको। और जो पॉलीमर फॉर्म है तो इसको आप स्ट्रेट चेन में जोड़ते जाओ। तो आई थिंक सो ये जो फैमिली है आपका, ये जो फैमिली है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा लेंदियर फैमिली था और उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की तरफ मूव करते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली का नोट्स भेजें। ऑक्सीजन फैमिली का कंप्लीट नोट्स आज शाम तक हो या जो भी 7-8 बजे तक हो, मैं आपको कंप्लीट नोट्स ऑक्सीजन फैमिली को भेजूंगा। अभी हम पढ़ाने के लिए कुछ आपको नोट्स भेजे, देखो मिला गया है ग्रुप में, बताओ यस ग्रुप में एक सर। बार चेक। हाँ तो उसको एक बार निकाल लो, उसको एक बार निकाल लो, फिर मैं उसको एक बार ऑक्सीजन फैमिली शुरू करता हूँ। तो एक बार ना फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ लो, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ो तो थोड़ा दिक्कत है या नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक, देखो हर एक, जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हर एक का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना बताया बताया हूँ। तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी आप खुद से पढ़ो। देखो इसमें भी क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, ये पहले देख लो क्या क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या पढ़ते हो, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, ये सब ही आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, ये सब पढ़ते हो केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें ध्यान रखना ऑक्सीजन का दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को बारे में आपको पढ़ना है, एक तो O2 और एक ओजोन, ये दो चीज पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ा था, जैसे नाइट्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ा था, अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था बताओ, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ा था, और क्या,
हाँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था। तो ये सब क्या है, उसके कंपाउंड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन का कंपाउंड है, 4 ही पढ़ा था आई थिंक सो। एक तो नाइट्रोजन N2 का प्रिपरेशन, अमोनिया का प्रिपरेशन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रिक एसिड, और कुछ था क्या इसमें? नाइट्रोजन तो जनरली एलोट्रॉप्स बनाता नहीं है, तो एलोट्रॉप्स भी नहीं पढ़ा था। बट वही फास्फोरस में आ गए थे, तो फास्फोरस में क्या पढ़ा था? फास्फोरस का 3 एलोट्रॉप्स होता है, कौन कौन सा बताओ? तो रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। हाँ, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। विच फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल? तो ब्लैक फास्फोरस। हाँ, ब्लैक फास्फोरस आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल्स। व्हाई दे आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल्स? तो सीड फॉर्मेशन करता है तो। हाँ, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन पोलीमेरिक फॉर्म। पोलीमेरिक फॉर्म लंबे लंबे देखता है ना, पोलीमर बना लेता है, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में पोलीमर बना लेता है, इसलिए वो स्टेबल्स है। बट व्हाइट फास्फोरस आर लीस्ट स्टेबल्स ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेंथ। एक्चुअली दैट फास्फोरस प्रेजेंट इन पी व्हाइट फास्फोरस आर sp3 हाइब्रिडाइज। तो एंगल होना चाहिए 109, बट आप उसको कितना पर मेंटेन करके रखे हो? 60 पर। तो क्या है? हाई एंगल स्ट्रेंथ है। एंगल स्ट्रेंथ के कारण क्या करता है? वो टूटना चाहता है, केमिकल रिएक्शंस करना चाहता है, इसलिए व्हाइट फास्फोरस आर मोस्ट रिएक्टिव। तो इसी तरह ये ध्यान रखना, इसी तरह ऑक्सीजन का 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड को आपको पढ़ना है, एक ऑक्सीजन और एक ओजोन्स। इसी तरह सल्फर का ये भी मैं बताया हूँ, किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी ग्रुप्स का ओनली 2 इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला जो 2 एलिमेंट होता है ना, उसी के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, उसी के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। तो सल्फर का बारे में, सल्फर एलोट्रॉप्स को करता है, उसके बारे में देखोगे, H2S के बारे में देखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में देखोगे, फिर ऑक्सी एसिड, सल्फर का भी जैसे फास्फोरस का बहुत सारा ऑक्सी एसिड था ना, सल्फर का भी बहुत सारा ऑक्सी एसिड है, और फिर लास्टली सल्फ्यूरिक एसिड से भी आपकी मुलाकात होगी। तो ये सब इसका थीम है, इस चैप्टर्स पढ़ने के बाद ये सब आप सीख जाओगे। तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप पढ़े, मैं बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ो, क्योंकि हर एक फैमिली में यही करते आ रहे हैं। तो एक बार आप लुक ओवर करिए, लुक ओवर कीजिए, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखिए क्या क्या चीज है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये वाला बात ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल्स में भी काम आता है ये वाला। ये जो बिस्मथ है ना, बिस्मथ इज द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। मतलब बिस्मथ तक 83 तक एक स्टेबल न्यूक्लियाई, 83 ऑनवर्ड्स, 84 से क्या होता है ना, 84 से क्या होता है, वो आपका रेडियो एक्टिव डीके शो करना शुरू कर देता है, मतलब अल्फा बीटा गामा रे इमिट करना शुरू कर देता है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो आपका जेट का वैल्यू, एटॉमिक नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 84 है, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और एक चीज और ध्यान रखना, ये पोलोनियम का जो हाफ लाइफ होता है अराउंड 13.8 डेज होता है। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा गया एग्जाम में, इसलिए लिखा गया है वहां पर। एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सबको पढ़ लें आप थोड़ा सा। पढ़ लिए ये पेज? कोई सा दिक्कत है यस सर। जो आपको समझ में नहीं आ रहे है, उसको मैं समझा दूं? अगर ये समझ लिए हैं तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जल्दी से देख लीजिए। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी,
यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी में एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको देख लीजिए। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा हम लोग जानते हैं, इन जनरल जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है या कम होता है, बताओ। डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। गुड गुड, डिक्रीज होता है, एग्री। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, बताओ। बढ़ेगा सर। इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखा जाए, देखो ये है ग्रुप 15, ये है ग्रुप 15 और ये है ग्रुप 16। तो इन जनरल देखा जाए कि ऑक्सीजन का, ये जो ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ग्रुप 15 से ज्यादा होना चाहिए। टेक्निकली यही बोल रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ग्रुप 16 का ग्रुप 15 से ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू ग्रुप 16। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इस ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस है। देखोगे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP3 टाइप था, NP3 था, हाफ फील्ड था। हाफ फील्ड होने के कारण क्या है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट हो गया। हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स निकालना, हाफ फील्ड फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। बट अगर I2 की बात करें, I2 की बात करो तो क्या होगा, अभी क्या होगा, ग्रुप 16 का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ग्रुप 15। क्यों, अभी यहाँ पर कैसे हो गया, ग्रुप 16 का क्यों ज्यादा हो गया, हाँ क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP3 टाइप का हो गया। पहले NH4 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो NP3 हो गया, और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NH2 NP2। तो अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन वाला ये हाफ फील्ड हो गया। अगर ये हाफ फील्ड हो गया तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, इसको एक बार देख लीजिए। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी देख लो, कोई नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। यही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलिनियम। हम पोलिनियम की ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि पोलिनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास उतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कि क्योंकि इसके पास कोई जाता नहीं तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम पोलिनियम की बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली में ओनली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की बात करेंगे, पोलिनियम की बात नहीं करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में ये भी बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है। इन जनरल बताओ, एक क्वेश्चन है आप लोग के, इन जनरल हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल्स में कौन सा एलिमेंट का होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का, नहीं सर, इन जनरल नहीं यार, हीलियम में तो उल्टे, हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो 0 होता है। वो देखो, अब ये हीलियम का क्यों 0 होता है, क्योंकि वो स्टेबल्स है। अगर स्टेबल्स है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड करोगे, अब कोई स्टेबल सिस्टम्स में हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो वहां पर उल्टे एनर्जी देना पड़ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन, हाँ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल्स में क्लोरीन का होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। आपको लगता होगा कि फ्लोरीन होना चाहिए, बट ये भी ध्यान रखना फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होता है फ्लोरीन से। और इसका रीजन भी बताया था पीरियोडिक टेबल्स में, याद करो, रीजन भी बताया था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाँ फ्लोरीन का छोटा साइज होने के कारण क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होने के कारण फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना नहीं चाहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट है तो एनर्जी भी कम निकलेगा, और यहाँ पर ये बड़े साइज होने के कारण यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के बाद लेस रिपल्सन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी निकलेगा, मींस इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन में भी तो होगा,
अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करो तो यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ सल्फर। तो इन जनरल होना चाहिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए सल्फर से, बट यहाँ पर ध्यान रखना ऑक्सीजन का इस ग्रुप में सबसे कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इस ग्रुप में सबसे कम है, इवन टेलुरियम से भी कम है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है, इसको ध्यान ही रखना है आपको। और एक चीज और, ये सभी पीरियोडिक टेबल्स में ही बताए थे अगर याद हो आपको, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि नोबेल गैसेस में जो इसका नोबेल गैसेस में अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तो दैट विल बी ऑलवेज इंडोथर्मिक इन नेचर्स। क्यों इंडोथर्मिक नेचर्स का? क्योंकि वो स्टेबल्स होते हैं, दे डू नॉट वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या? हमको उल्टे एनर्जी देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए। इसलिए बोला गया कि ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ऑक्सीजन के केस में क्या एक्सोथर्मिक है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं ना तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमेशा कोई भी एलिमेंट में ले लो, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सल्फर ले लेते हैं, हम फ्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करने जाओगे तो देयर विल बी ऑलवेज ए इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये लिखा गया है, ये हमेशा एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और यहाँ पर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये नेट रिएक्शन क्या होता है ऑक्सीजन के केस में? ये अक्सर एक ऑक्सीजन वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा करते हैं बार बार। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के अगर आप ऑक्सीजन से O2 माइनस बनाना चाहते हो तो क्या होता है? ओवरऑल आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ओवरऑल एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो लेट इट बी 15 किलो जूल एनर्जी निकला, बट हम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए तो हमको 20 किलो जूल एनर्जी लग गया। तो ओवरऑल क्या कर रहा है? ओवरऑल आपको क्या करना पड़ रहा है? जब अगर आप O से O2 माइनस बनाना चाहते हो तो ओवरऑल क्या 5 किलो जूल आपको एनर्जी और सप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना ये चीज? यस सर। तो ये बात ध्यान रखना ऑक्सीजन के केस में, अगर आप ऑक्सीजन से O2 माइनस बनाना चाहते हो तो हमेशा क्या है? हमेशा एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये ऑक्सीजन नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज लिखा गया है अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो हमेशा वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सल्फर कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है, और आपको पता होगा कि ये एसिड, सल्फर एसिड फॉर्म में ऑक्सीजन का एलोट्रोपी फॉर्म उतना नहीं होता है, बट ये जो सल्फर में बहुत ज्यादा कैटिनेशन क्या होता है? अपने ही एटम के साथ जुड़ कर एक लंबे लंबे चेन बनाएगा, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण ये क्या करता है? डिफरेंट एलोट्रोप्स बनाता है। सल्फर का देखोगे डिफरेंट एलोट्रोप, जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर, फिर रोम्बिक सल्फर, ये सब वगैरह देखोगे। इस जैसे फोस्फोरस का डिफरेंट एलोट्रोप्स होता था, इसी तरह जैसे कार्बन का डिफरेंट एलोट्रोप्स होता था। कार्बन का एलोट्रोप्स आपको पढ़ा है ना कि दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर, फुलरिन। इसी तरह फोस्फोरस का भी एलोट्रोप्स होता है, इसी तरह सल्फर का भी एलोट्रोप्स होता है। तो ये सब जिसका जिसका एलोट्रोप्स होता है उसको तो ध्यान रखना ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए, जैसे द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो बता चुका हूँ, -6 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। क्यों डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का टेंडेंसी डिक्रीज होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। कोई भी ग्रुप में हम जब नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है।
तो इसलिए क्या होता है, -2 इलेक्ट्रॉन्स, मेटल जो होते हैं जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का तो टेंडेंसी कम ही होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चंस भी कर दिया कि ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एज द डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, अदर मेंबर्स शो +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट +2 +4 +6 सब शो करते हैं, और ऑक्सीडेशन ऑन +4 and +4 and +6 आर मोर स्टेबल, मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम यूजुअली +4 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एंड फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर साइज। हाँ, ये बोला गया यहाँ पर सल्फर सेलेनियम टेलुरियम +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एंड मेनली विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्यों फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ये अपना +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर होता है, आसानी से क्या होगा, आसानी से सल्फर सेलेनियम टेलुरियम के चारों ओर सराउंड हो जाएगा, इसलिए ये +4 +6 और +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर स्टेबिलिटी और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी इंक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 NP4 टाइप का है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स है दे विल अनेबल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग्स, ओनली दीज NP4 इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग्स। तो इसी कारण क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी कब होता है। उसके बाद रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ऑल द एलिमेंट फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, EO2 EO3, +4 वाला एंड +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। बोथ द ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म ऑक्सी एसिड। जैसे सल्फर का देख रहे हो, सल्फर का ऑक्सी एसिड्स, सल्फर का ऑक्सी एसिड्स, ये सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं और इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सल्फ्यूरस एसिड के अंदर भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +6 है तो यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एसिडिक नेचर हम जानते हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक स्टेट, एक्सेप्ट फोस्फोरस। फोस्फोरस में उल्टा ही होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ज्यादा एसिडिक होता है। वो लिखा चुका हूँ, सर्कल भी किया गया, तो उसको ध्यान ही रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो, फोस्फोरस का ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ चुके हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सल्फर का कुछ ऑक्साइड्स बना दिया। रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स, तो ये सब डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2S बनाते हैं, H2SE बनाते हैं, H2T बनाते हैं। रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स, तो ये क्या है, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स देखो बना लिया। अब यहाँ पर देखो, हम जानते हैं वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वाटर कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बताओ एट ए टाइम? 1 molecule of water can form maximum how many hydrogen bonds? 4 hydrogen Four, bonds. ध्यान रखना, वाटर कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। HF कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा बताओ? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शोन बाय HF कितना बोलोगे? 2 ही। 2, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि 4 हो जाएगा, फॉस्फोरस के ऊपर 3 लोन पेयर और हाइड्रोजन के थ्रू, बट इसका 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम एट ए टाइम, ये 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है।
इसी तरह वाटर के अंदर क्या एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट ये सब के अंदर ये सब जो रिमेनिंग H2S, H2Se एंड H2Te देख रहे हो, ये सब के अंदर क्या होता है, वीक वेंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे वेंडरवाल फोर्सेस बढ़ता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हम लोग बोल सकते हैं, दिस लॉजिक हम बोल सकते हैं H2T का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। बट सबसे ज्यादा क्या होता है, H2O का होता है, क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इसी कारण देखो वाटर, पहला क्या, वाटर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या ये लिक्विड है, बट रिमेनिंग अदर आर गैस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा वाटर का होता है। फिर वेंडरवाल वाला फोर्सेस, ये सब वेंडरवाल फोर्सेस वाला है, तो H2T, H2Se, H2S। इसलिए EH बॉन्ड लेंथ, EH बॉन्ड लेंथ का क्या, EH बॉन्ड लेंथ में समझ में क्या मीन्स, यहाँ पर ये सब एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टोल्यूरियम, ये सब E है और H। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, वाटर के केस में क्या हो रहा है, वाटर ऑक्सीजन छोटा है और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन से। बट अगर मैं तेलुरियम, तेलुरियम ये बड़ा साइज का है और ये बड़ा साइज का है और ये हाइड्रोजन से है ऐसा, तो अभी आप ही बताओ ये बॉन्ड तोड़ना आसान है या ये बॉन्ड, कौन सर सा बॉन्ड टेलुरियम तोड़ना के आसान साथ सेकंड वाला सर। टेलुरियम का, बिल्कुल। इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा ना, ये बड़ा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इसको हम तुरंत तोड़ देंगे, इसको तोड़ना डिफिकल्ट है। अगर ये तुरंत टूट जाएगा, तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों में से सबसे, इन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन इजिली हाइड्रोजन सेकंड देगा, वाला सर। टेलुरियम। सेकेंड वाला, बिल्कुल बिल्कुल, ये आसानी से हाइड्रोजन दे देगा। तो हम बोलेंगे दैट इज H2T इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू अदर जैसे वाटर, H2S, H2Se। एसिडिक ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछेगा तो बताओ मुझे, एसिडिक वही स्ट्रेंथ होगा सर, ऑर्गेनिक सेम केमिस्ट्री में होगा सर। बताया हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा डाउन द ग्रुप जाने पर, याद करो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता था, याद है। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का यस सर। बिल्कुल सही बोला, जो हाइड्रोजन इजिली देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि H2T का ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन अगर आसानी से निकलेगा तो ये अच्छा एसिड होगा, अच्छा एसिड होगा। जैसे हम लोग ये भी तो पढ़े थे HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन आयोडीन बड़ा साइज का है, अगर बड़ा साइज का है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और साथ ही साथ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। गुड, ये सब चीजें अगर जानते हो तो अच्छी बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसका ऑर्डर में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था। उसके बाद देख लो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या, ये वाला ये इजीली टूट जाएगा, ये इजीली टूट जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इसलिए अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो H2O थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण वी हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्ड। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर देख लीजिए एक बार, अभी ये तो समझा चुका हूँ। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात कर लो, वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल में याद करने के लिए बोलता है 105, अमोनिया के अंदर 107, तो ये सब याद करना है। और ये सब जो आपका रिमेनिंग अदर एलिमेंट दिख रहा है ना, तो एक ड्रैगोज रूल होता है, ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग ये सब एलिमेंट्स के अंदर, ये सब कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड। और इसमें क्या होता है, प्योर p ऑर्बिटल्स आर यूज। अगर प्योर p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, हम जानते हैं प्योर p ऑर्बिटल px py और pz के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री होता है। इसलिए इसमें ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग, इतना बात ध्यान रखना, ड्रैगोज रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल ये सब कंपाउंड जो आपको दिख रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने के कारण, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें प्योर p ऑर्बिटल्स यूज होता है। अगर प्योर p ऑर्बिटल्स यूज होगा तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये सब जो एलिमेंट दिख रहा है इनमें बॉन्ड एंगल अराउंड 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर तो यही होगा, यही होगा, ये ऑर्डर इसी तरह होगा, क्योंकि इसमें ये 109,
इसमें देखोगे 91, इसमें देखो 90.5, इस तरह का कुछ ऑर्डर होगा। बट हम बोल सकते हैं ये सब एलिमेंट में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज क्लोजर टू 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज होगा ड्यू टू ड्रैगोज रूल। फिर उसके बाद रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, इसको पढ़ो एक बार थोड़ा। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस बना रहे हैं, बनाते हैं या नहीं? यस सर। बनाते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यार बनाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाओगे तभी ना, नहीं तो मैं मतलब इतना इतना लेंदी चीजें, इतना इतना मतलब इतना देखोगे, कंटेंट लेवल तो बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। इतना इतना मैं पिछले पिछले बार भी इतना कंटेंट नहीं दिया था, बट इस पर मैं कंटेंट भर भर कर दे रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से उसमें टाइम लेकर समझा भी रहा हूँ। तो जब तक आप नहीं बनाओगे तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, तो इसलिए आप जरूर बनाएं। जो भी फैक्ट्स दिया जा रहा है उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़ने से ही दिमाग में जाता है, ऐसे नहीं जाएगा दिमाग में। बार बार पढ़े, बार बार रिविजन करे, एक ही नोट्स का रिवीजन करे, 10 नोट्स का नहीं, यहाँ से भी पढ़ लिए वहां से भी पढ़ लिए, आपको फिर क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ भी याद नहीं होगा। एक ही नोट्स को 5 बार रिविजन करें और आप प्रीवियस ईयर जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है या जो भी मॉड्यूल्स का क्वेश्चन है उसको टिक करे। रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स, इसको देख लीजिए। तो ये क्या है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ये नंबर ऑफ हाइलाइट्स बनाते हैं, जैसे EX6 टाइप का, EX4 टाइप का, EX2 टाइप का। और ये दोनों जो हाइलाइट्स देखोगे इसमें मोस्ट कॉमन है EX4 और EX6 टाइप का। और यहाँ पर X क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। E क्या क्या है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। पोलेरियम की तो बात ही नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर उसके बाद एमोंग हेक्साइलाइड बोल रहा है कि मोर स्टेबल हेक्सा फ्लोराइड। हेक्सा फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इस सल्फर के अराउंड 6 फ्लोरीन एटम्स इजीली एकोमोडेट हो जाएगा ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। और यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, अच्छा हाँ, among hexa most stables are hexafluoride। हाँ, सब में तो फ्लोरीन ही है। among hexa halides most stables are, हाँ ये बोल रहा है कि ये जो जितने भी हेक्सा हाइलाइट्स हैं, हेक्सा हाइलाइट कुछ का, सल्फर का, ऐसा नहीं फ्लोरीन नहीं, मतलब SCl6 भी, SBr6 भी, जितने भी हेक्सा हाइलाइट्स हैं उनमें से बोला जा रहा है कि हेक्सा फ्लोराइड, मतलब ये सब हेक्सा फ्लोराइड हैं, ये सब ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर अदर हाइलाइट्स, अदर हेक्सा हाइलाइट्स, अदर हेक्सा क्लोराइड, अदर हेक्सा ब्रोमाइड, अदर हेक्सा आयोडाइड। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर साइज होने के कारण क्या होता है, इजिली एकोमोडेट हो जाता है। अगर इन तीनों में पूछता है, इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो क्या बोलते हैं बताओ, इन तीनों फ्लोराइड्स में कौन? नहीं 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 नहीं, इसमें ज्यादा स्टेबल TF6 ज्यादा स्टेबल, क्योंकि तेलुरियम का बड़ा साइज होने के कारण ये इजिली 6 फ्लोरीन एटम्स को एकोमोडेट कर लेगा, रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए ये इजिली 6 फ्लोरीन एटम्स को एकोमोडेट कर लेगा। बट सल्फर क्या देखोगे, कंपैरेटिवली छोटा साइज का है, तो 6 फ्लोरीन एटम्स को रिलेटिवली होल्ड करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू TF6। फिर उसके बाद बोल दिया है कि among EF4 मोस्ट स्टेबल्स आर EF4, वही सेम लॉजिक, ये जो आपका हेक्सा और टेट्रा फ्लोराइड होगा दैट विल बी मोर स्टेबल्स,
ये सब जैसे देखो बता दिया गया कि ये गैस है, ये गैस है, ये सब लिक्विड है, सॉलिड है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या लगा रहा है, वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज करता है इसलिए सॉलिड है। ये गैस है, डाउन इसमें वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा चिपके रहेगा, चिपके रहने के कारण ये सॉलिड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, पहला कंपाउंड देख लो, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। पहला प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड क्या है, एक लेबोरेटरी मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी मेथड KClO3 को हीट करते हैं, KClO3 को हीट करते हैं। कैटलिस्ट ध्यान रखना, कैटलिस्ट भी पूछा करते हैं। KClO3 को जब हीट करते हैं तो उसमें कैटलिस्ट यूज होता है, दैट वन इज MnO2 कैटलिस्ट। जब हीट करते हैं तो क्या होता है, KCl बनता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ये रिएक्शंस मोस्टली मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताता था कि KClO3 को हीट करते हैं तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। और क्योंकि वहां पर यूज पड़ता है, स्टेचोमेट्री को यूज करके क्वेश्चंस बनाने में इस रिएक्शंस का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा एक बार। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, MnO2 शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन, अदरवाइज इट विल बी वेरी एक्सप्लोसिव। इसमें बोल रहा है कि MnO2 जो भी यूज करोगे ये कार्बन से फ्री होना चाहिए, अदरवाइज एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शंस हो सकता है। फिर उसके बाद और प्रिपरेशन मेथड देखोगे, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स। ये बात ध्यान रखना, HgO ये इंपॉर्टेंट है, HgO और AgTO अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण क्या करता है, ये तुरंत टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में, या सिल्वर और ऑक्सीजन में। ये दोनों ऑक्साइड्स अनस्टेबल होता है, दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों HgO हो या AgTO हो, ये दोनों अनस्टेबल ऑक्साइड हैं। ये तुरंत टूटकर ऑक्सीजन गैस, अगर अनस्टेबल ऑक्साइड होने के कारण मर्क्यूरी और ऑक्सीजन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करने पर ये टूट जाता है। इसी तरह देखो और भी, जैसे MnO2 को जब हम हीट करेंगे, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो ये क्या होता है, +4 से +3 में ये क्या, +4 से हाँ, ये +4 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3। हाँ, Mn3O4 में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। इसी तरह PbO2, इसको पढ़ो, जो प्रिपरेशन मेथड इसका है ना, प्रिपरेशन मेथड को पढ़ो थोड़ा, प्रिपरेशन मेथड को पढ़ो। हाँ सर पढ़ लिया।
तो हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बता रहा था MnO2 को हीट करते हैं तो क्या Mn3O4 और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। इसी तरह यहाँ पर इसको ये ध्यान रखना, Pb3O4 हो। हम जानते हैं लेड में, अगर आपको याद हो तो लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, प्रभु मतलब पीबी। इसमें लेड जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन जनरल कार्बन फैमिली का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट ये जो पीबी होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए देख रहे हो ये जो पीबीओ2 है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये हमेशा +2 में आना चाहता है, और जब यह आएगा तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। इसी तरह से इसमें ध्यान रखना, Pb3O4 को मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। इट इज ए मिक्सचर्स ऑफ, यहाँ देखो लिखा गया है, इट इज ए मिक्सचर्स ऑफ PbO प्लस PbO2। तो यहाँ पर PbO तो कोई, चलो वो ठीक है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट इट मिक्स्ड ऑक्साइड में जो PbO2 है ये क्या करेगा, PbO में कन्वर्ट होना चाहेगा। और ये जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, 3 मोल PbO बन जाएगा, 2 मोल तो पहले से था, और ये PbO2 है +4 वाला +2 में जाएगा तो 3 मोल PbO, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। यहाँ पर सेम लॉजिक से Fe3O4 में ये जो Fe2O3 है, ये भी क्या होगा, FeO में कन्वर्ट होना चाहेगा। 1 मोल पहले से है, जब ये कन्वर्ट होगा तो टोटल 3 मोल हो जाएगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। तो ये Pb3O4 Fe3O4 ये सब क्या, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो पहला मेथड आपने देखा क्या, KClO3 को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा देखा क्या, बाय डिकम्पोजिशंस ऑफ, क्या था, डिकम्पोजिशंस ऑफ ऑक्साइड्स। कुछ ऑक्साइड है जैसे मेनली सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, Pb3O4 Fe3O4, ये सबको हीटिंग करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। नेक्स्ट वन क्या है, by decomposition of KMnO4 and K2Cr2O7। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये रिएक्शंस को मैं डी ब्लॉक में भी बताऊंगा। डी ब्लॉक में भी KMnO4 और K2Cr2O7 का प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, तो वहां पर इसका हीटिंग इफेक्ट भी बताते हैं। KMnO4 को जब भी हीट करते हैं ना, तो देखो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हीट करते हैं ना तो ये क्या होता है, +7 से +6, और साथ ही साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये क्या हो गया, यहाँ पर K2MnO4 को क्या बोलते हैं, कौन सा एसिड बोलते हैं? देखो, एक MnO4, एक होता है MnO4 माइनस, और एक होता है MnO4 2-। तो इसको कौन सा आयन बोलते हैं बताओ, आओ। मैंगनीज। इसको कौन सा आयन बोलते हैं? मैंगनीज। पैरामैग्नेट KMnO4 पोटासियम परमैग्नेट। और इसको कौन सा आयन बोलते हैं बताओ? उसको सर मैंगनेट। हाँ, इसको, दिस वन इज मैग्नेट आयन। इन बोथ द कंपाउंड इफ यू सी द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर क्या है +7, ये क्या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ? इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाँ, परमैग्नेट में +7, बट इन मैग्नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +6। ये बातें भी ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों का हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर ये दोनों एग्जाम में तो पूछा भी गया है। तो इन दोनों का हीटिंग इफेक्ट अपने दिमाग में, खोपड़ी में बैठा लो। और यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। इसी तरह K2Cr2O7, इसका भी हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर भी देखोगे। ये बात यहाँ से भी ध्यान रखना, Cr2O7 2-, इसको कौन सा आयन बोलते हैं? दिस वन इज डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन। और ये क्या होता है, CrO4 2-, दिस वन इज क्रोमेट आयन। इसको क्या क्रोमेट आयन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट आयन। तो इसको याद करो धीरे धीरे, इसको डाइक्रोमेट आयन और इसको क्रोमेट आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में बात करूं तो इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर भी देखोगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है, +6 होता है, बट इन परमैग्नेट एंड मैग्नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिफरेंट।
In permanganate oxidation state is +7, but in magnate it oxidation state is +6. तो ये बात ध्यान रखना, क्या होता है, ये क्या होता है, जब हम इसको हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट आयन Cr2O3 और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। तो ये दोनों रिएक्शंस को आप याद कर लो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ना, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर याद करो, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था, एसिडिफाइड वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये दोनों रिएक्शंस में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से भी क्या आपको ऑक्सीजन मिल सकता है। ये रिएक्शंस भी आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ये रिएक्शंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, इसको हम हीटिंग करते हैं, हाँ, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होता है। ये -2 वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पर देख सकते हो माइनस होना और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, रिडक्शंस भी हो रहा है। तो दिस इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम एलिमेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी और कम भी हुआ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। और ये भी बात ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सामने वाला को ऑक्साइड रिड्यूस कर सकता है कंडीशंस के, जैसे ये रिएक्शन देखो लिखा गया है, इसको एक बार समझे आप। देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या केमेनोफोर लिए हैं और H2O2 लिए हैं और एसिडिक मीडियम है, तो क्या होगा, ये जो केमेनोफोर है, हमको पता है केमेनोफोर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। हम जानते हैं ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करने का मतलब O2 में कन्वर्ट होगा, तभी ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या और बना रहा है, बताओ, O2 बना रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस होगा। केमेनोफोर इटसेल्फ विल रिड्यूस। जब ये रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, ये +7 में जब रिड्यूस होता है, मैं आपको अगर याद हो तो बताया था Mn+2, हाँ, Mn+2 बनता है, Mn+2 बोलता है, बट एनायन, ये एसिडिक मीडियम H2SO4 है, तो क्या करना है, एसिड का एनायन उसके साथ जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, MnSO4 बन जाएगा, MnSO4 बन जाएगा। यहाँ पर मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। फिर साथ ही साथ और भी प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे पोटासियम को बैलेंस करने के लिए एसिड का एनायन से उसको बैलेंस कर दो, पोटासियम सल्फेट, ये ऑक्सीजन हो गया और लास्ट में क्या पानी आ जाएगा, वाटर्स आ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं, कोई रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंस कैसे करते हैं, ये भी बताया गया होगा। क्या यहाँ पर देख रहे हो, हम क्या करते हैं, इसका n फैक्टर हम जानते हैं 5 होगा। क्यों 5, ये +7 से +2 जा रहा है, पर एटम चेंज 5 का, और मैग्नीज एक ही है तो पर मॉलिक्यूल चेंज भी 5 ही होगा। इसी तरह इसका n फैक्टर्स निकालोगे तो 2 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, n फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इधर 5 इधर। अब हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं, जैसे मैग्नीज यहाँ पर 2 है, मैग्नीज यहाँ पर 2 है तो मैग्नीज यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। पोटासियम 2 है तो पोटासियम यहाँ पर 2 होना चाहिए। इसी तरह सल्फेट को भी बैलेंस कर लो। सल्फेट देखो इधर कितना सल्फेट, 3 सल्फेट है, तो यहाँ पर क्या हम 3H2SO4 कर दिए। उसके बाद क्या करो, ऑक्सीजन को काउंट कर लो, हम हाइड्रोजन को काउंट कर रहे हैं। इधर देखोगे लेफ्ट साइड हाइड्रोजन देखोगे तो 10 हाइड्रोजन और 10 और ये 16 हाइड्रोजन। राइट साइड देखोगे सल्फेट, अच्छा सल्फेट वाला काउंट ही सल्फेट वाला, अच्छा ये टोटल कितना हो गया, 10 और +16 16 के लिए इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो 8 वाटर देना पड़ेगा, 8 वाटर देंगे तभी 16 हाइड्रोजन आएगा। ऑक्सीजन एक बार काउंट करके बैलेंस कर लीजिएगा, तो ऑक्सीजन काउंट कर लीजिएगा, दोनों साइड सेम आएगा। तो ऐसे हम रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद इसी तरह दूसरे रिएक्शंस भी है, इसको K2Cr2O7 के साथ, तो इसको एक बार आप लुक ओवर कर लीजिएगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको पढ़ लीजिए जल्दी से। ये कलरलेस लिक्विड है, ऑर्डरलेस,
एंड इट इज अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के बिना कोई भी सब्सटेंस जल ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन इट इज, इसलिए बोल रहे थे इट इज सपोर्टर ऑफ कम्बशन। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको याद हो तो इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है। और इसको ओनली एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव करती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर फेल हो गया था। इट हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स O16, O17 एंड O18। इसके बारे में इट डायरेक्टली कंबाइन विथ मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता होगा गोल्ड सिल्वर को नाइट्रिक एसिड भी कुछ नहीं कर सकता है, इतना इनर्ट होता है। आपको ये गोल्ड एंड सिल्वर ओनली डिसॉल्व इन एक्वारेजिया, एंड एक्वारेजिया क्या होता है कि 3:1 मिक्सचर्स ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड्स, और ये नॉन मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स। चलो उसके बाद आते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो इसको एक बार आप लुक ओवर करें पहले टाइप्स ऑफ ऑक्साइड को, और इसमें मोस्टली आप जानते बहुत सारा चीज जानते हो, इसको एक बार लुक ओवर करो जल्दी से। चलो देखो क्या क्या देखा आपने। एक नॉर्मल ऑक्साइड मतलब क्या, इसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उतना दोगे। जैसे Na2O हम जानते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 सोडियम को बैलेंस करने के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत है। ये सब आपका नॉर्मल ऑक्साइड है। ये पॉली ऑक्साइड क्या, ये क्या, इट कंटेन एक्सेस ऑक्सीजन। जैसे आप इसका बहुत सारे एग्जांपल है, पर ऑक्साइड है, ये सब देख से रखते हो। जैसे ये नॉर्मल ऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम के लिए 1 ऑक्सीजन, बट यहाँ पर देख रहे हो 2 सोडियम के लिए 2 ऑक्सीजन। तो ये सब आपका पर ऑक्साइड है, एक्सेस ऑक्साइड है, सॉरी पॉली ऑक्साइड है। इसी तरह सुपर ऑक्साइड में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा। इसी तरह ये इसलिए बोला गया कि इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। मतलब जो आपका पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होने के कारण ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, और साथ ही साथ कलर भी उड़ा देगा। ब्लीचिंग एजेंट कहने का मतलब कलर उड़ा देगा। जैसे यहाँ पर देखो KO2 क्या है, एक सुपर ऑक्साइड है। KO2 को जब हम KO2 और CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, ये अपना ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, एक्सेस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सप्लाई करके क्या करेगा, इसको कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा, और पोटासियम के साथ कन्वर्ट होकर क्या बना देगा, पोटासियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगा। इसी तरह यहाँ पर है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या करेगा, इसको धीरे धीरे कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा, और सोडियम के साथ कन्वर्ट होकर सोडियम कार्बोनेट में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, peroxide and superoxide contain extra oxygen, that's why it is a very good oxidizing agent and bleaching agent. इसी तरह नेक्स्ट होता है सब ऑक्साइड में क्या, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, लेस होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर सब ऑक्साइड का कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया है, N2O, CO, कार्बन CO2 में क्या देखते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड है, एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, बट CO कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, सब ऑक्साइड है, लेस ऑक्सीजन है। इसी तरह NO, C2O3, Hg2O, ये सब आपका क्या है, सब ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड क्या, जैसे Pb3O4 और Fe3O4। आपको बताया था Fe3O4 इट इज ए मिक्सचर्स ऑफ क्या, Fe2O3 प्लस FeO। हाँ, इसी तरह Pb3O4 इट इज ए मिक्सचर्स ऑफ PbO2 प्लस PbO। इसी तरह नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट बोलते हैं सेस्की ऑक्साइड। सेस्की ऑक्साइड क्या, इसमें देखोगे एलिमेंट ऑक्सीजन का रेशियो 2:3 होगा, जैसे Al2O3 एलिमेंट एल्युमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3। इसी तरह लैंथेनाइड Ln2O3, लैंथेनाइड सीरीज को जनरल रिप्रेजेंटेशन Ln से किया जाता है। उसके बाद देखो ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक कैरेक्टर्स, ये चीज जानते हो, इसको एक बार पढ़ लो। एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वगैरह वगैरह पानी में डालेंगे, एक बार पढ़ो इसको जल्दी से। अच्छा फिर ये क्या? एम्फोटिक ऑक्साइड याद करने का ट्रिक भी बताया था, याद करो। मैं आपको पीरियोडिक टेबल्स में ट्रिक भी लिखाया हूँ, क्या क्या याद, कैसे याद करना है। जनाबे अली, क्या, जनाबे अली बेकार, जनाबे अली बेकार, बेकार, जनाबे अली बेकार, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। कैसे याद करेंगे, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली बेकार, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। समझे, ये अगर इस रिदम को याद रखोगे तो आपका एम्फोटिक ऑक्साइड का जो एम्फोटिक ऑक्साइड को इजीली आप याद कर सकते हो। चलो उसके बाद ओजोन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ओजोन। ओजोन को एक बार पढ़ लो जल्दी से। ओजोन क्या है, ओजोन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। प्योर ड्राई ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास कराते हैं तो ओजोन्स बनता है, ओजोन्स बनता है। ये बात ध्यान रखना, ओजोन्स, ये ओजोन्स, ऑक्सीजन से ओजोन्स का बनना एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हमको बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ता है, अपने आप नहीं होता ये काम। और इसका डेल्टा एनजी देखे तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड 2 मोल, रिएक्टेंट साइड 3 मोल, तो ये क्या डेल्टा एनजी इसका निगेटिव है। रीजंस ये बोल रहा है कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें पास क्यों करते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन को भी तो O3 में कन्वर्ट कर दीजिए, आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों पास करते हैं। तो इसका रीजन बताया गया है कि सिंस फॉर्मेशन ऑफ ओजोन्स इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें एनर्जी लगती है, सो इट इज नेसेसरी टू यूज ए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिकम्पोजिशन। अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं यूज करेंगे तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब क्या, डिकम्पोज का मतलब क्या, ओजोन फिर से ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद क्या, इट इज कैरीड आउट इन ए ओजोनाइजर, ओजोनाइजर में किया जाता है। मिक्सचर कंटेन 5 to 10% ऑफ ओजोन्स, मतलब जिसके अंदर 10% ओजोन हो और 90% ऑक्सीजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मींस प्योर ऑक्सीजन नहीं, 90% ऑक्सीजन और 10% ओजोन। उसी बात क्या बोला गया देखो, इसका एम एवरेज, ये जो ओजोनाइड ऑक्सीजन है इसका एम एवरेज, एम मिक्सचर्स का जो वैल्यू होगा, एम एवरेज का वैल्यू होगा 48 और 32 के बीच में होगा। प्रॉपर्टीज, तो ये बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टी, इट इज ए पेल ब्लू गैस, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा गया है। प्योर ओजोन इज ए प्योर ब्लू गैस, जब हम इसका कंडेंसेशन करते हैं तो ये डार्क ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, और जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वायलेट ब्लैक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन से इसको आप याद रखो। हाँ ये वाला पॉइंट थोड़ा पढ़ो, ये इंटरेस्टिंग है। ओजोन जो होता है थर्मोडायनामिकली, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इसलिए बोला क्या, क्यों, सिंस इट्स डिकम्पोजिशन टू O2 रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ हीट। हम जानते हैं कि जब ऑक्सीजन से ओजोन बनता है तो हीट देना पड़ता है, बट जब ओजोन से ऑक्सीजन में आएगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा।
यहाँ देना पड़ता है। जब ओजोन से O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो हीट क्या होगा, हीट रिलीज होगा, डेल्टा एच निगेटिव होगा। और साथ ही साथ अगर इंट्रोपी के टर्म्स में बात करोगे तो इधर देखोगे 2 ही मोल्स है, इधर देखोगे 3 मोल्स है, 3 मोल O2 है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है मतलब इंट्रोपी बढ़ता है, तो इंट्रोपी विल इंक्रीज। Hence, two factors reinforce each other and resulting in large negative gives free energy. Gives free energy negative हो जाता है for its conversion to O2. So high concentration of O2 can be dangerously explosive. जैसे यहाँ पर बात किया गया, इस ये जो डिकम्पोज होगा O3 से O2 में, तो इसका डेल्टा एच निगेटिव है और साथ ही साथ डेल्टा एनजी भी देखोगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इधर देखोगे इधर 3 मोल है, इधर 2 ही मोल्स है। तो इस इधर से इधर जाने पर जो इंट्रोपी होगा बढ़ेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा। तो हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एच। अगर देखोगे तो डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, जो कि यहाँ पर बताया भी गया है इसमें। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम जानते हैं, ये जो ओजोन्स है ना, ये जो ओजोन्स है, ओजोन क्या करता है, O2 में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात ध्यान रखना, इससे ये जो ओजोन्स है KMnO4 K2Cr2O7 इससे भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे अगर मैं फ्लोरीन, आपको पता हो कि फ्लोरीन जो होता है, F2 जो होता है, फ्लोरीन एटम जो होता है, ये दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ध्यान रखना, O2 का पावर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, O2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बताया गया है। तो O2 से जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, F2 है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से, ये सब O3 से, ओजोन से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये सब क्या, ओजोन जो है KMnO4 और K2Cr2O7 से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा लगता था कि हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन नहीं है। बट वो आपको पता है कि ये जो ओजोन है नाइसेंट ऑक्सीजन देता है, नाइसेंट फ्री अवेलेबल ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या है ये क्या करेगा, हाँ, इट ऑक्सीडाइजेज इन एसिडिक मीडियम। ये तो रिएक्शन तो आप ऐसे लिख लो, और अगर एसिडिक मीडियम में लिखना है तो क्या करोगे, 3 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन तो 1 वाटर लाओगे, 1 वाटर लाओगे तो 2 हाइड्रोजन, H+ को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग ऐसे, और ये नॉर्मल बैलेंसिंग ऐसे। फिर यहाँ पर देखो क्या करता है, ये जो ओजोन्स है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सामने वाला NO को ऑक्सीडाइज कर कहाँ पहुंचा देता है, NO2 में, और खुद रिड्यूस कहाँ हो जाता है, O2 में। खुद रिड्यूस क्या हो जाता है, O2 में। और इसका जैसे मैकेनिज्म यहाँ पर लिखा गया है, तो देखो सिंपल सा मैकेनिज्म, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। पहले क्या करो, O3 से ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर रहा है, NO कंज्यूम कर NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये बैलेंस रिएक्शंस है। अगर आप चाहो तो इसको आप एसिडिक मीडियम्स में भी बैलेंस कर सकते हो। अभी थोड़ा देर पहले मैं एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग का टेक्निक्स बताया था, ये हाफ रिएक्शंस है। इसी तरह NO जब NO2 में कन्वर्ट होगा तो इसका भी हाफ रिएक्शन लिखे। हम क्या जानते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो 1 वाटर लाया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए 2H+, और ये 2H+ को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऐड करोगे तो यही सेम आएगा, ऐसा ही। तो चाहे आप नॉर्मल फॉर्म या एसिडिक मीडियम फॉर्म, जिस तरह से बैलेंस करना है आप कीजिए। उसके बाद देखिए बच्चे, देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आइट को क्या करता है, एट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सल्फेट हो गया तो सल्फाइट हो गया तो सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह नाइट्राइट हुआ तो नाइट्रेट में, सल्फेट हो गया तो सल्फाइट हो गया तो सल्फेट में, आर्सेनाइट हो गया तो आर्सेनेट में। इसी तरह NO को NO2 में, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे, SO2 को SO3 में, HX को X2 में। HX यहाँ पर HF नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन, हम जानते हैं फ्लोरीन ही क्या करेगा, अगर HF ले लोगे ना तो फ्लोरीन ही सामने वाला को O3 को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए फ्लोरीन दुनिया का सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बात ध्यान में रखना। मर्क्यूरी को Hg2O में बदलता है। ड्राई आयोडीन को I4O9 में और मॉइस्ट आयोडीन को HiO3 में कन्वर्ट करता है। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी भी बोलते हैं। टेलिंग पढ़ लो जल्दी से। ये जो प्योर मर्क्यूरी होता है, ये जो हम लोग जानते हैं, जो थर्मामीटर में इसमें मर्क्यूरी यूज किया जाता है। थर्मामीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है, इट विल नॉट स्टिक टू द वॉल। ये जो आपका कंटेनर थर्मामीटर का जो दीवार होता है, वॉल होता है, उसके ऊपर ये चिपकेगा नहीं, इसको उसके अंदर चिपकेगा नहीं, उसमें लिक्विड का फ्लो इजीली होगा। तो ये प्योर मर्क्यूरी के अंदर क्या होता है, इट इज ए मोबाइल लिक्विड। इसमें क्या होता है, डू नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसलिए हम लोग थर्मामीटर में इसको यूज किए जाते हैं। बट इट लूजेज इज मोबिलिटी। कब ये अपना मोबिलिटी लूज करता है? कैसे? जब ये ओजोन के कांटेक्ट में आता है। ओजोन के कांटेक्ट में आता है तो क्या करेगा, मर्क्यूरी को HgO में कन्वर्ट कर देगा एंड स्टार्ट स्टिकिंग टू द ग्लास सरफेस एंड फॉर्मिंग ए टाइप ऑफ टेल ड्यू टू dissolutions of Hg2O into Hg। इसी को हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, और ये ओजोन का टेस्ट भी है। उसके बाद क्या है, एस्टिमेशंस ऑफ ओजोन। ये मेनली एस्टिमेशंस ऑफ ओजोन देखोगे तो ये आपका क्या मैं बोलूं, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। टाइट्रेशन में ये सब बातें बताया गया था जब मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दिया था, तो यहाँ पर ये बताया था कि जब भी ओजोन्स को यहाँ जब भी ओजोन को एक्सेस ऑफ Ki में पास करेंगे, बफर विथ बोरेट बफर, आयोडीन फॉर्म होता है। देख सकते हो आप यहाँ पर, क्या देख सकते हो कि जब भी Ki और ओजोन है, ओजोन इसको ऑक्सीडाइज कर I2 में पहुंचाया, खुद रिड्यूस हो गया O2 में, और KOH तो होगा ही। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर पोटासियम मिलकर KOH बना लिया। और ये जो आयोडीन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिबरेट हुआ है ना, ये हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर Na2S4O6 बना लेता है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जानते हैं, मोलरिटी जानते हैं। इससे हम आयोडीन का मोलरिटी निकाल लेते हैं, और इस आयोडीन से हम क्या करते हैं, ओजोन्स का कितना मोल्स लिया गया, उसका एस्टिमेशन कर लेते हैं, कितना वॉल्यूम लिया गया है, ये सब वगैरह हम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब एस्टिमेशंस का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन्स, दैट इज कॉल्ड quantitative ozonolysis, quantitative method of estimations of ozones। डिप्लीशंस ऑफ ओजोन क्यों डिप्लीट कर रहा है, क्योंकि NO ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि आपका सुपरसोनिक जेट से जो निकलता है, वो ओजोन के साथ कंबाइन होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और यूज ऑफ CFC दैट इज फेरोन्स, इसके यूज से भी आप क्या देख रहे हो, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। अब उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। तो केमिस्ट्री ऑफ सल्फर को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। है बच्चे, आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। सर टाइट्रेशन क्या सर टाइट्रेशन से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में? टाइट्रेशन से नीट में बहुत कम आता है बच्चे, नीट में बहुत कम आता है, नीट में नहीं के बराबर ही समझो, समझिए। ये सब जेईई मेंस वगैरह में पूछा करते हैं। ओके सर, ठीक है, चलो तो हम अगले क्लास इसको कंटिन्यू करते हैं। आज नोट्स में लगभग 7-8 बजे तक मैं आपका कंप्लीट नोट्स अच्छा से बनाकर भेज दूंगा। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।